नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली अग्निकांड शोक सभा में बीजेपी एपी कार्यकर्ताओं में झड़प। दिल्ली के पालम इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड में 9 लोगों की मौत के बाद आयोजित शोक सभा में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इस दौरान सौरभ भारद्वाज और कुलदीप सोलंकी के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हो गई। वायरल वीडियो में कार्यकर्ता कुर्सियां फेंकते और धक्का मुक्की करते नजर आए। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उन पर कुर्सी फेंकी गई, जबकि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पीड़ितों के प्रति संवेदनहीनता का आरोप लगाया। आग की इस घटना में 3 नाबालिग लड़कियां भी शामिल थीं, जिससे इलाके में गहरा शोक और तनाव बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। उनके निजी सहायक ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 18 मार्च को सुबह एक कॉल के जरिए यह धमकी दी गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मंत्री की जासूसी की जा रही है। पुलिस अब कॉल की जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। यह मामला संवेदनशील होने के कारण उच्च स्तर पर निगरानी में है और संभावित साजिश के पहलुओं की भी जांच की जा रही है। देश के खिलाफ जासूसी और साजिश में दुबई कनेक्शन आया सामने। गाजियाबाद से पकड़े गए जासूसी मॉड्यूल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें दुबई कनेक्शन सामने आया है। आरोपियों पर सैन्य ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप है। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी सुहेल मलिक उर्फ रोमियो ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के कहने पर 2 पार्सल दुबई भेजे थे। इनमें जूते और कंप्यूटर माउस के जरिए संवेदनशील डेटा ट्रांसफर होने की आशंका है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। एजेंसियां इस नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय लिंक और सुरक्षा खतरे को लेकर गहन जांच कर रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स, ग्रामीणों और श्रमिकों से जानी उनकी उम्मीदें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026 के बजट को समावेशी बनाने के लिए गिग वर्कर्स, किसानों और श्रमिकों के साथ संवाद किया। बैठक में सामाजिक सुरक्षा, पीएफ, स्वास्थ्य योजनाओं के एकीकरण और गिग वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देने जैसे मुद्दे उठे। प्रतिनिधियों ने टास्क फोर्स बनाने, ड्राइवरों के लिए रेस्टिंग पॉइंट और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार की मांग की। ट्रैफिक नियमों को अधिक व्यावहारिक बनाने की भी बात कही गई। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार का आश्वासन दिया, ताकि बजट हर वर्ग की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सके। लॉरेंस बिश्नोई की भी हत्या की साजिश। देश में अशांति फैलाने की साजिश के तहत एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की योजना का जिक्र सामने आया है। आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी और अन्य आरोपियों की चैट में इस साजिश का खुलासा हुआ। इसके अलावा हिंदू रक्षा दल के नेता भूपेंद्र तोमर को भी धमकी दी गई। पुलिस ने हापुड़ और अन्य जगहों से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने और विदेशी कनेक्शन की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। सरकार बोली, सिलेंडर की पैनिक बुकिंग में कमी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य बनी हुई है। मंत्रालय के अनुसार 94% बुकिंग अब ऑनलाइन हो रही है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी 76% तक प्रभावी हो चुका है। हाल के दिनों में पैनिक बुकिंग में कमी आई है। 18 मार्च को लगभग 57,000 रीफिल बुकिंग दर्ज हुई। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत अब 70% कच्चा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर से प्राप्त कर रहा है, जिससे वैश्विक तनाव के बावजूद कीमतों पर नियंत्रण बना हुआ है। ईद ही नहीं, रामनवमी तक के लिए इंतजाम कीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तम नगर में संभावित सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पुलिस को कड़े सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि ईद ही नहीं बल्कि रामनवमी तक इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाए। यह आदेश होली के दौरान हुई एक युवक की मौत और उसके बाद बढ़े तनाव के बीच दिया गया। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। अदालत ने सभी आवश्यक कदम उठाकर शांति बनाए रखने पर जोर दिया है। दिल्ली एनसीआर में 15,000 किलोमीटर सड़कों पर अवैध पार्किंग अतिक्रमण। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह अवैध पार्किंग और अतिक्रमण बनते जा रहे हैं। मुख्य सड़कों से जुड़ी अंदरूनी सड़कों पर अतिक्रमण के कारण वे संकरी हो जाती हैं, जिससे जाम की स्थिति और खराब हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नई सड़कें बनाना समाधान नहीं है। इसके लिए सख्त अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई, बेहतर पैदल यात्री सुविधाएं और एकीकृत क्षेत्रीय योजना जरूरी है। लगभग 2.2 से 2.3 करोड़ आबादी वाली दिल्ली में यह समस्या लगातार बढ़ रही है, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही है। पीएम मोदी 28 को करेंगे जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद तैयारियां तेज हो गई हैं। एयरपोर्ट से 20 अप्रैल के बाद उड़ानें शुरू होने की संभावना है और यहां से हर साल करीब 1.20 करोड़ यात्री यात्रा कर सकेंगे। पहले चरण में 3,900 मीटर रनवे, टर्मिनल, एटीसी और कार्गो हब तैयार किया गया है। सुरक्षा के लिए 4,000 पुलिसकर्मी और त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होगी। 1,334 हेक्टेयर में फैले इस एयरपोर्ट को देश के बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
गुरुग्राम में 800 से अधिक ऊंची इमारतों के पास फायर डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं। गुरुग्राम में आग जैसी बड़ी घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि 2005 हाई राइज इमारतों में से 808 के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है। कई इलाकों में इतनी तंग गलियां हैं कि दमकल गाड़ियां पहुंच ही नहीं सकती। चक्करपुर, सिकंदरपुर और बादशाहपुर जैसे क्षेत्रों में बिना अनुमति बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। एक एक मकान में कई फ्लैट बनाकर किराए पर दिए जा रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही और अनियंत्रित निर्माण के कारण हालात चिंताजनक है, जिससे किसी भी आपदा की स्थिति में बड़ा नुकसान हो सकता है। दिल्ली में एक और काम धंधा ग्रीन कैटेगरी में शामिल, व्यापार में आसानी होगी। दिल्ली सरकार ने फ्लेक्स/विनाइल/पीवीसी पर डिजिटल प्रिंटिंग को ग्रीन कैटेगरी में शामिल किया है, जिससे इस क्षेत्र के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि ग्रीन कैटेगरी में शामिल उद्योग कम प्रदूषण फैलाते हैं और इन्हें मंजूरी आसानी से मिलती है। यह कदम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और छोटे उद्यमियों को तेजी से लाइसेंस मिल सकेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित रहेगा। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट के बीच फिर शुरू हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर करवट ली है और हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम बारिश होगी। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री और न्यूनतम 16 से 18 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर तो रद्द की। यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नोएडा में रेव पार्टी में सांप के जहर के कथित इस्तेमाल से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। 2023 में हुई गिरफ्तारी के बाद यादव ने इस फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि मामला कानून के तहत टिकता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने अन्य कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की छूट भी दी है। यह फैसला जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया। दिल्ली के बवाना गैंगवार, गोगी गैंग के गुर्गे की गोली मारकर हत्या। दिल्ली के बवाना इलाके में दिनदहाड़े फायरिंग की घटना में 30 वर्षीय युवक रवि की मौत हो गई। हमलावरों ने किराने की दुकान में घुसकर करीब 1 दर्जन गोलियां चलाई। इस हमले में मृतक के पिता समेत 3 अन्य लोग भी घायल हुए, जिनमें एक 8 साल का बच्चा शामिल है। पुलिस को शक है कि मामला गैंगवार से जुड़ा हो सकता है और गोगी गैंग का कनेक्शन सामने आ रहा है। मृतक पहले भी आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार हो चुका था। दिल्ली पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। नोएडा में बनने जा रहा देश का सबसे ऊंचा ताज होटल। नोएडा में देश का सबसे ऊंचा ताज होटल बनने जा रहा है, जिसके लिए गुलशन ग्रुप और इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। सेक्टर 129 में बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 57 मंजिला इस इमारत में नीचे होटल और ऊपर सर्विस डिपार्टमेंट होंगे। प्रोजेक्ट से लगभग 2000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट अगले 5 साल में पूरा होगा और इसे लग्जरी लाइफस्टाइल का नया प्रतीक माना जा रहा है। 6000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बदलेगा। जल बोर्ड, दिल्ली को गंदे पानी से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली में गंदे पानी की समस्या दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने पुरानी पाइपलाइनों को बदलने की योजना बनाई है। करीब 15600 किलोमीटर नेटवर्क में से 6000 किलोमीटर पाइपलाइन बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। इन पाइपलाइनों के कारण 50 से 52% पानी का नुकसान हो रहा है। पूरे शहर को 8 जोन में बांटकर काम किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से पानी की गुणवत्ता सुधरेगी और सप्लाई सिस्टम अधिक प्रभावी बनेगा, जिससे लोगों को साफ पानी मिल सकेगा।